नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। जापान को पीछे छोड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हम। और नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि अब अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। सब कुछ ठीक रहा तो जर्मनी को पीछे छोड़ 3 सालों में तीसरे नंबर पर होगा भारत। और देखिए आप देखते हैं कि अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो कितनी है, ये दुनिया की शीर्ष 10 आर्थिक और उनका आर्थिकी और उनका आकार। ये आप देखेंगे कि अमेरिका 30.507 और चीन आप देखिए 19.231। ये आकार ट्रिलियन डॉलर में है, ये भी याद रखिएगा। और जर्मनी की बात करें तो 4.744, भारत 4.187 और जापान 4.186 और ब्रिटेन आप देखिए 3.839, फ्रांस 3.211 और इटली 2.422, कनाडा आप देखिए 2.225 और ब्राजील आप देखिए 2.125 आपको देखने को मिलेगा। तो चाइना हमसे बहुत आगे है, अमेरिका हमसे और आगे है। और वैश्विक अनिश्चितता से विकास दर में आएगी गिरावट। तो आईएमएफ के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 2013-14 में $1438 से बढ़कर 2025 में $2880 हो गई है। और अपनी रिपोर्ट में आईएमएफ ने यह भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 2025-26 में 6.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो पहले की अनुमानित 6.5% की दर से कम है। और ट्रेड वार और वैश्विक अनिश्चितता के चलते विकास दर में कमी आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर 2025 में 2.8% रहने का अनुमान है, जो पहले के अनुमान से 0.5% कम है एक तरह से। और 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की 3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। देखिए नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिष्ठापित करके आया था कब, 2015 में। और वहीं अगर हम लोग आईएमएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। ये भी आप देखिए, भारत के पास 2047 तक उच्च आय वाले देश बनने की क्षमता है। नीति आयोग के दृष्टिकोण पत्र विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @ 2047 में कहा गया है कि दुनिया की 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में माने जाने वाला भारत महज एक दशक में ही दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। विश्व बैंक उच्च आय वाले देशों को उन देशों के रूप में परिभाषित करता है जिनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय $14,005 2024-25 से अधिक है। भारत के पास 2047 तक एक उच्च आय वाला देश बनने की क्षमता है। दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि एक विकसित भारत @ 2047 $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी और इसमें एक विकसित देश के सभी गुण होंगे और प्रति व्यक्ति आय आज के उच्च आय वाले देशों के समान होगी। और देखिए अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही, जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है और 2014 से ऐसे बड़ी भारतीय आर्थिकी आकार ट्रिलियन डॉलर में है। देख लीजिए आप लोग, 2014 में 2.04 थी और इस तरह से आप देखते हैं 2015 में 2.10 हो गई, 2016 में 2.29 और 2018-17 में आप देखिए 2.65 और 2018 में आप देखिए 2.10 और फिर आप देखिए 2019 में 2.84 और 2020 में आप देखिए 2.67 और 2021 में 3.17 और 2022 में 3.35, 2023 में आप देखिए 3.64 और 2024 में आप देखिए 3.64 है। 2025 में कितनी है, 2024 में 3.91 और आप देखते हैं कि ये 4.187 है कब। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और 2000 आप देखते हैं 30 तक $6.77 ट्रिलियन हो जाएगा आकार। आईएमएफ की ओर से अप्रैल में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार 2030 तक भारतीय आर्थिकी का आकार $6.77 ट्रिलियन का हो जाएगा। यही नहीं, 2027 में भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तब हमारी अर्थव्यवस्था का आकार $5 ट्रिलियन से ज्यादा का होगा। अब आप देखते हैं कि ये पूछ लेता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। चलिए आप लोग बताइए नीचे।
पाकिस्तान में बैठकर भारतीयों की जान लेने वालों को चुकानी होगी बड़ी कीमत, शशि थरूर करें। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस सांसद हैं और ये डेलीगेशन में गए हुए हैं ना दूसरे देशों में। न्यूयॉर्क में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधि मंडल का अमेरिका में भारत की राजदूत विनय क्वात्रा ने स्वागत किया है। उन्हीं की बातें हो रही हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए ये पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और ये आप देखिए चाइना आपको देखने को मिल जाएगा, ये जापान आपको देखने को मिल रहा है। ये लालू ने तेजप्रताप यादव को पार्टी के साथ परिवार से भी निकाला। अभी इन्होंने आपने देखा होगा कि शादी कर ली ना, फोटो वायरल हो रही थी किसी लड़की के साथ। उसी मामले में बिहार के राजनीतिक परिवार है बड़ा, तेजस्वी यादव हैं, उन्हीं के बड़े भाई हैं ये। ऑपरेशन सिंदूर और जातिवार जनगणना पर केंद्रित होगी राजग की राजनीति। ये राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जातिवार गणना पर प्रस्ताव पारित हुआ। माओवादियों के खिलाफ अभियान की सफलता और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति पर बैठक हुई चर्चा। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर चलाया जाएगा लोकतंत्र बचाओ अभियान। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने का भी मनेगा जश्न। योग व पर्यावरण दिवस पर भी होंगे भव्य कार्यक्रम। देखिए एक और बात आप लोगों को बता दूं यहाँ कि अगर हम लोग बात करें जनगणना की तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से ये व्यवस्थित जनगणना हुई थी। और आप देखेंगे कि अगर जाति आधारित जनगणना की बात करें तो 1931 में अंतिम बार इसके आंकड़े जारी किए गए थे। जातियों की जनगणना की बात हो रही कि इस जाति की संख्या इतनी, इस जाति की संख्या इतनी। मोदी गुजरात में 77,000 करोड़ की परियोजना को करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को से शुरू हो रहे अपने गृह राज्य के 2 दिवसीय दौरे के दौरान 77,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वह दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद वह करीब 24,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गुजरात की बात करें तो ये है, आप देखिए गुजरात गांधीनगर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। एक डर का दूसरा नाम DRG, इससे खौफ खाते हैं माओवादी। बस्तर के आत्मसमर्पित माओवादियों से बने DRG को गुरिल्ला युद्ध में माना जाता है और मार का बल 45 वर्ष में जिस माओवादी प्रमुख बसव राजू का दूसरा चित्र ढूंढ ना पाए उसे DRG उन्हें मार गिराए। और देखिए अगर माओवादियों की बात करें तो अब इन्हें पहले नक्सल के बाद के नाम से जानते थे, नक्सली कहते थे आप लोग। 100 के लिए पुलिस से संपर्क कर रहे हैं माओवादियों के स्वजन, ये हाईकोर्ट कह रहा है, आप देखते हैं। और नक्सल की अगर हम लोग बात करें ना तो ये नक्सल होता क्या है, तो नक्सल भारत में एक वामपंथी उग्रवाद आंदोलन है जो मुख्य रूप से आप देखते हैं कि एक तरह से सशक्त आंदोलन हुआ था 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुआ है। और इसमें जो लोग रहते हैं उन्हें नक्सली कहते हैं आप लोग। खंडवा में आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म व बर्बरता बाहर निकली आते हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं ना कि हमारे समाज में जितना घटियापन आप देखते हैं, इस तरह के जो कह लीजिए आप लोग गंदी नाली के कीड़े हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, इन्हें ऐसी सजा तो मिलनी चाहिए कम से कम। मैं कहता हूं कि सामने वाला कोई इस तरह की हरकतें करने के बारे में सोचता है तो उसकी आत्मा कांप जाए, मैं कहता हूं अंतरात्मा कांप जाए। क्योंकि इस तरह की आप सोचिए महिलाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ घटनाएं होती हैं तो हमारी भारत माता खुश नहीं होती होगी। जो हम लोग देवी की बातें करते रहते हैं, हम लोग मनाते हैं उन्हें, उनकी उपासना करते हैं, वो भी खुश नहीं होती होंगी। तो इस तरह की घटनाएं ना हो एक समाज में, यही अच्छी बात है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर। बिजली वो आ गया ना मानसून, तो वर्षा हो रही है, आंधी वर्षा खूब चल रही है। बारह 12,000 से अधिक अवैध बोरवेल सील, 3 जिलों में NGT में सौंपी गई रिपोर्ट। DJB द्वारा की गई सूची के आधार पर प्रशासन ने की सीलिंग की कार्रवाई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कह रहा है 2010 में इसकी स्थापना हुई थी।
जेएनयू में पीजी और एडीओपी पाठ्यक्रम में प्रवेश शुरू हो गया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। और लोगों के लिए यूनिक आईडी जारी करेगी दिल्ली सरकार। आप देखिए, हृदय की बीमारी के कारण पेसमेकर लगे महिलाओं का सुरक्षित पेशा। ये मौसम पूर्वानुमान की दिशा में वैश्विक छलांग की तैयारी है। आईएमडी ने विकसित की भारत की पूर्वानुमान प्रणाली, आज केंद्रीय मंत्री करेंगे उसकी औपचारिक शुरुआत। भारत मालदीव के बीच आर्थिक और समुद्री सुरक्षा पर समीक्षा बैठक आज। माले राजधानी है मालदीव की, याद रखिएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में 1 लाख से अधिक युवा करेंगे अप्रेंटिसशिप। ये आप देखते हैं सीएसई की बैठक में अप्रेंटिसशिप योजना में बड़े सुधार और परिवर्तन करने जा रही सरकार। अन्य देशों में भी अप्रेंटिसशिप और 4000 नई उच्च शिक्षण संस्थान योजनाओं में होंगे शामिल। समस्याओं का आकलन कर बनाया रोड मैप भी। मिजोरम जल्द जुटा सकता है म्यांमार के शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डाटा। 33,000 से अधिक शरणार्थियों का डाटा जुटाने की योजना है। इसके लिए पोर्टल में जरूरी बदलाव का काम पूरा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने किया है मिजो टेरिटोरियल आर्मी योजना का समर्थन। एक और आपको बता दूं, हमारे पड़ोसी देश है ना, यहां से आप देखते हैं कि आसानी से यहां आ जाते हैं कौन, अवैध रूप से लोग, तो उन्हीं की बात हो रही है। चलिए मिजोरम चलते हैं। ये आप देखिए मिजोरम है, आइजोल इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखें किसके से, मणिपुर से लगती है, असम से लगती है और त्रिपुरा यहीं आपको देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे इसे राज्य बनाया गया था 20 फरवरी 1987 में। वीके सिंह यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। लाल दोहमा यहाँ की आप देखिए चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मिजोरम। पंजाब सहित 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी, 23 जून को नतीजे आएंगे। और इस्तीफे या निधन की वजह से खाली हुई थी सीटें। देखिए, जब कोई भी सीट किसी भी कारण से खाली हो जाती है ना, तो उससे वहां जो चुनाव होता है वाई इलेक्शन कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। अगर ये चुनाव करवाता कौन है, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना, कब, 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बीएसएफ के महानिदेशक ने मणिपुर में की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। दलजीत सिंह चौधरी ने सीमांत क्षेत्र में तैनात बीएसएफ इकाइयों का भी किया दौरा। मणिपुर राजभवन के पास प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों की भी झड़प हुई है। एक लंबे समय से आप देखते हैं कि मणिपुर में अशांति फैली हुई है। ये आप देखिए इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की बात की गई ना। राज्यों को सड़क सुरक्षा के लिए 3,000 करोड़ देगा केंद्र। इस सरकार ने विशेष केंद्रीय सहायता के लिए जारी किए दिशा निर्देश। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने पर ही मिलेगी यह राशि। कर्नाटक में भाजपा के 18 विधायकों का निलंबन वापस हुआ है। हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी कह रहे हैं। पीएम ने राष्ट्रप्रेम से जुड़ा वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया के साथ वेड इन इंडिया का मत दिया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के उदाहरण में दिखाई, आप देखते हैं कि उन्होंने माओवादियों के खात्मे से उभर रहा है विकास की राय। माओवादी की जगह शिक्षा की परचम की बात की है। यह भी कहा पीएम ने। गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है। यह संख्या बहुत उत्साहजनक है। और इस सफलता में आप देखते हैं कि इस सफलता का श्रेय क्षेत्र के लोगों के सामूहिक प्रयासों और आधुनिक तरीकों के इस्तेमाल को दिया जाता है। 21 जून 2015 को योग दिवस की शुरुआत के बाद से इसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। इस बार भी योग दिवस के लिए दुनिया भर में उत्साह दिखाई दे रहा है। योग श्रृंखला बनाने से लेकर प्रतिष्ठित स्थलों पर योग का अभ्यास करने तक लोग योग दिवस को गतिशील और संभाव्यशी आंदोलन में बदल रहे हैं। और आंध्र सरकार ने योग आंध्र अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य राज्यों में योग संस्कृति का विकास करना है।
10 लाख लोगों का समूह बनाया जा रहा है जो योग का अभ्यास करेंगे। मुझे इस वर्ष विशाखापत्तनम में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। हल्द्वानी के कलाकार जीवन जोशी ने शारीरिक दिव्यांगता को कलात्मक शक्ति का स्रोत बना दिया। बचपन में पोलियो से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने एक अनूठी कला विकसित की और जिसमें वह देवदार की सूखी छाल का उपयोग करके जटिल कलाकृतियां बनाते हैं और जीवन जी के हाथों में यह विरासत बन जाती है। क्राफ्टेड फाइबर्स सिर्फ ब्रांड नहीं है, यह सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन का सुंदर संगम भी है। और इसकी शुरुआत डॉक्टर चेवांग नोरबो भूटिया ने की थी। वह पेशे से आप देखिए पशु चिकित्सक है। उन्होंने सोचा क्यों ना बुनाई को एक नया आयाम दिया जाए। इस विचार ने क्राफ्टेड फाइबर्स का जन्म दिया। मन की जो बात कार्यक्रम है प्रधानमंत्री साहब का, ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? चलिए इतना तो आप लोगों को याद होना चाहिए, डेट बताइए आप लोगों को, ठीक है। संसदीय दल ने बहरीन को दी आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृढ़ संकल्प की जानकारी। हमारा जो प्रतिनिधि मंडल गया हो ना, उसकी बात हो रही। ट्रंप के बदले रोक की वजह परिवार की कंपनी का पाक से समझौता तो नहीं है। आजकल आप देखिए कि पहलगांव हमले के 5 दिन बाद WLF का पाक क्रिप्टो काउंसिल से समझौता हुआ था। 2024 में स्थापित WLF में डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की हिस्सेदारी 60% है। और एक बता दूं आपको, डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी हैं, एक मतलबी स्वार्थी व्यक्ति हैं। वो आप देखते हैं कि उससे भी समझौता कर लेते हैं जो उनका दुश्मन रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो उनके लिए स्वार्थ अपना वो है, तो ये भी याद रखा करिएगा। पानी की किल्लत से करहाता पाक अब जल मंथन पर विवश है। ये आप देखिए सिंधु जल संधि जो निलंबित की गई ना, उसी की बात हो रही है। 1960 में हुई थी और पाकिस्तान ने 1972 में शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है, तो उसको लेकर भी खूब बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में गरीब का सबसे बड़ा कारण GST है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार पाकिस्तान में गरीबी में वृद्धि के लिए सबसे अधिक जनरल सेल्स टैक्स है और जिम्मेदार है, जबकि सबसे गरीब परिवारों के लिए मासिक नगद हस्तांतरण कार्यक्रम असमानता में कमी पर सबसे सकारात्मक प्रभाव डालता है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान में करों व हस्तांतरणों का असमानता और गरीबी पर प्रभाव शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा है कि सामान्य बिक्री कर के रूप में GST भुगतान 7% से अधिक घरों के पूर्व कर व्यय का हिस्सा है, जो गरीब कमजोर परिवारों के बीच और अधिक गरीबी का कारण बना है। डॉन ने रविवार को विश्व बैंक के अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि व्यक्तिगत वित्तीय उपकरणों के योगदान का अनुमान या फिर जब सभी अन्य वित्तीय उपकरणों को शामिल किया जाता है तो व्यक्तिगत वित्तीय उपकरणों का गरीबी या फिर असमानता पर अतिरिक्त प्रभाव दर्शाता है। पाकिस्तान को डर उसका अस्तित्व ही न खत्म कर दे भारत, यह अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट है। परमाणु हथियारों की क्षमता को मजबूत करना रहेगी पाकिस्तान की अहम प्राथमिकता। भारत के 3 पड़ोसी देश पाक, म्यांमार, श्रीलंका में सैन्य अड्डे बना रहा है चीन, और चीन और पाक की चुनौतियों का सामना मेड इन इंडिया हथियारों से करेगा भारत। पाकिस्तान इस साल अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को मजबूत करेगा और इनके कंट्रोल की सुरक्षा को भी बनाए रखे हुए। ये आप देखिए चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। आप देखेंगे CDS ने सतर्कता, एकजुटता और तालमेल पर जोर दिया। जनरल चौहान ने की उत्तरी और पश्चिमी कमानों की युद्धक तैयारियों की रणनीतिक समीक्षा। इतनी सैन्य और आर्थिक ताकत हो कि आप विजित रहे भारत, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। RSS के प्रमुख है ये, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है RSS संगठन, ये भी याद रखें। इसके कौन संस्थापक कौन थे? KV हेडगेवार। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सब राजनीति की बातें खूब होती हैं, वरना आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी शादियां करते रहते हैं कभी भी किसी भी चक्कर में, लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ कुछ नहीं होता है। वहाँ राजनीतिक जीवन को अलग रखा जाता है, अपनी पर्सनल जिंदगी को अलग रखा जाता है। लेकिन हमारे देश में आप देखते हैं, अब लालू प्रसाद यादव के बेटे ने शादी ही तो कर ली। हाँ, ये मानिए कि अभी उनका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि इतनी बात को लेकर कितना बवाल हो रहा है। तुम्हारे देश में दोनों को एक कर दिया जाता है ना, पर्सनल जिंदगी को, राजनीतिक जिंदगी को, तब परेशानी होने लगती है। राजा राम का भव्य राजप्रसाद तैयार, लग गए कपाट। ये जयपुर से मूर्तियां आने के बाद राम मंदिर के प्रथम
तल पर स्थापित कर दिया गया है राम दरबार। सभी पूरक मंदिरों में भी लगा है दिए गए दरवाजे, दिया जा रहा है अंतिम रूप, 5 को होगा प्रतिष्ठित। ये अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है ना, उसी की बात हो रही है। वर्षा के बीच खोले गए हेमकुंड साहब के कपाट, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ आप देखेंगे। 2 सप्ताह पहले महाराष्ट्र पहुंचा मानसून, मुंबई और तटीय कोंकण में भारी बारिश से हो रही है। एक गार्ड्स ऑन कंट्री केरल में शनिवार को आप देखे हुआ था मानसून का आगमन। आजकल नेताओं के आप देखते हैं वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं, ये भी आप देखते होंगे। निलंबित होंगे डीजीपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शिमला के एसपी। विमल नेगी मौत मामले में यहां भी खूब राजनीति हो रही है इन्हीं लोगों के बीच। ये बाल तस्करी रोधी सेल ने अब तक 964 बच्चों को बचाया। आयोग ने बिहार के सारण में एक ऑर्केस्ट्रा समूह से 17 नाबालिग लड़कियों को बचाया। बाल तस्करी रोधी सेल की बच्चों की बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका है, अच्छी बात है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये बातें कही हैं, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, इसे शॉर्ट में आप लोग NCPCR के नाम से जानते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2000 कब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? 5 मार्च 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिए। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बेजान पेड़ों की छाल को बना लिया जीवन का आधार। पोलियोग्रस्त पैरों वाली हल्द्वानी की जीवन चंद जोशी चीड़ की छाल से तैयार करते हैं सुंदर आकृतियां। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय कर्तव्य, आजकल ये भी खूब चर्चाएं हो रही है ना। संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। कोई कहीं भी कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महबूबाबाद की एक उकसावे वाली टिप्पणी के मामले की सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि आज हर कोई अधिकार की बात कर रहा है, लेकिन आपका कर्तव्य कहाँ है? इंटरनेट मीडिया के दौर में हर व्यक्ति के पास सार्वजनिक मंच है जहां वह अपने विचार और टिप्पणियां आसानी से साझा कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया ने एक हद तक लोकतंत्र को मजबूत किया है। लेकिन कई बार बिना सोचे विचारों की टिप्पणियां देश की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने वाली होती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति जागरूकता का बोध है। बोध क्या इस तरह के मामलों पर अंकुश लगा सकता है? इसी की बातें हो रही। देखिए, एक संविधान के अनुच्छेद, संविधान के भाग 3 को आप लोग पढ़ते हैं ना, मौलिक अधिकारों की बात की गई है, लेकिन आपके मौलिक कर्तव्य भी है। और देखिए, मौलिक अधिकार तब तक है आपके जब तक आप मान लीजिए आपको बोलने का अधिकार है और आप किसी को गाली देने लग जाइए, आप किसी को नुकसान पहुंचाने लग जाइए, तब आपके प्रतिबंध लगा दिया जाएगा आपके मौलिक अधिकारों पर। समझ रहे हैं? संविधान का संवैधानिक प्रावधान, अधिकार और सीमाएं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अधिकार अनुच्छेद 19(1) का में निहित है। यह आप देखिए, अनुच्छेद 19(1) का के अनुसार क्या कहता है? सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, और इसका अर्थ है सभी नागरिकों को अपने विचार और राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। इसमें मौखिक शब्दों के साथ लेखन, चित्र, फिल्में, बैनर आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति भी शामिल है। अभिव्यक्ति का अधिकार ना बोलने के अधिकार को भी शामिल करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि खेलों में भाग लेना आत्म अभिव्यक्ति का एक रूप है, इसलिए यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी इस स्वतंत्रता का एक प्रारूप है। प्रेस की स्वतंत्रता इस अनुच्छेद के तहत एक व्युत्पन्न स्वतंत्रता है। यह अधिकार सूचना तक पहुंचने के अधिकार को भी शामिल करता है, क्योंकि यह अधिकार तब निरर्थक हो जाता है जब दूसरों को जानने सुनने से रोका जाता है। और इसी व्याख्या के अनुसार सूचना का अधिकार RTI एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जीवन के अधिकार 21 के साथ एक अविभाज्य अधिकार है। ये दोनों अधिकार अलग नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना को संप्रेषित मुद्रित करने, विज्ञापन करने का अधिकार भी शामिल है। किसी भी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध राज्य की कार्रवाई या निष्क्रियता द्वारा लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि राज्य द्वारा सभी वर्गों के नागरिकों को इस स्वतंत्रता की गारंटी न देना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। यह अधिकार वाणिज्य और कलात्मक अभिव्यक्ति दोनों को शामिल करता है, ये आप देखेंगे।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व, तो एक जीवंत लोकतंत्र का एक मूलभूत तथ्य है कि सभी नागरिकों को देश की राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए, और एक स्वस्थ लोकतंत्र में सभी प्रकार की अभिव्यक्ति, मौखिक, लिखित और प्रसारण आदि में पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र का मतलब ही तो तभी है, लोगों को आवाज सुनी जानी चाहिए, लोगों की उनकी शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए। केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी लोगों को एक सच्चे लोकतंत्र में अपनी आवाज सुनाने का अधिकार होना चाहिए। उपयुक्त स्वतंत्रताओं के अभाव में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, सरकार अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है और आम जनता के बजाय कुछ विशेष हितों की सेवा करने लगती है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और स्वतंत्र प्रेस पर भारी प्रतिबंध एक भय का माहौल बनाएगी और जिसके तहत लोग चुपचाप अत्याचार सहन करेंगे। ऐसे परिदृश्य में लोग दमित महसूस करेंगे और अपनी राय व्यक्त करने के बजाय सहन करना पसंद करेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश एम पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव पर आधारित है, क्योंकि स्वतंत्र राजनीतिक चर्चा के बिना कोई भी सार्वजनिक शिक्षा जो सरकार के प्रतिक्रिया के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है, संभव नहीं है। और देखिए, अनुच्छेद आप लोग 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई आपके अधिकारों का हनन करता है, अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करता है। अनुच्छेद 226 के तहत आप लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं। स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध, तो आप देखिए, भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि ये स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 19(2) इस स्वतंत्रता पर कुछ उद्देश्यों के लिए उचित प्रतिबंध भी लगाने की अनुमति देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी करते रहिए। राज्य की सुरक्षा, जैसे विद्रोह, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना, भारत की अखंडता और संप्रभुता, इससे देश के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति के तहत 16वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए उचित शक्तियां देना है जो राजनीतिक उद्देश्य के लिए भारत से अलगाव या फिर भारत के विघटन की कोशिश करते हैं। अब आपको देखिए, कोई संगठन बनाने की आजादी है, आप कोई ऐसा संगठन बनाने लग जाइए जो देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाए और देश को आप देखते हैं नुकसान पहुंचाए, तब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा भैया। और अदालत की अवमानना, यदि भाषण और अभिव्यक्ति उचित है और निष्पक्ष सीमा से अधिक हो जाए और अदालत की अवमानना में आ जाए तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मित्रता के संबंध, इसे 1951 के पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था ताकि विदेश मंत्री मित्र राज्य के खिलाफ अनियंत्रित दुर्भावनापूर्ण प्रचार को रोका जा सके। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे भारत और उस राज्य के बीच अच्छे संबंधों को बनाए रखने में खतरा हो सकता है। मानहानि या फिर अपराध के लिए उकसाना, एक ऐसा बयान जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, मानहानि के अंतर्गत आता है। मानहानि में किसी व्यक्ति को नफरत, उपहास या फिर अवमानना के लिए उजागर करना शामिल है। शालीनता या नैतिकता, अनुच्छेद 19(2) शालीनता या नैतिकता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के आधार के रूप में सम्मिलित करता है। शालीनता या नैतिकता के शब्द बहुत ही व्यक्तिपरक है और इसके लिए कोई सख्त परिभाषा नहीं है। इसके अलावा यह समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। आज ये अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी पालन करें नागरिक। देश की सुरक्षा, एकता और आप देखते हैं कि अखंडता को सहेजना हमारे सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। संवैधानिक व्यवस्था की बेहतर सफलता के लिए यह जरूरी है कि नागरिक अधिकारों का उपयोग करने के साथ सजग पूर्व अपने कर्तव्यों का भी पालन करता है। और आप देखेंगे कि एक तरह से आप खुद सोच के देखिए कि भैया, जब आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं। अब आप पर कोई भरोसा कर रहा है तो आपका भी तो कर्तव्य है कि उसके भरोसे को बनाए रखिए। समझ रहे हैं आप? सैन्य अभियान पर सीधा हमला भी नकारात्मक टिप्पणी है। फ्रेश वेपिंग भारतीय सेना के मनोवैज्ञानिक अभियानों का हिस्सा थी और इसलिए इस पर और वेपिंग करने वाले कर्मियों पर कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी हमारे सैन्य अभियानों पर सीधा हमला था और इसलिए इसे देशद्रोह के रूप में देखा गया। और आप लोग खुद सोच के देख लीजिए, जो नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं ना हमारी सेना पर, हमारे आर्मी जो ऑफिसर्स रहते हैं उन पर, तो ये सब नेताओं के बयानों को सीरियसली मत लिया करिएगा, क्योंकि उन्हें उतना ही बोलना आता है जितना वो बोल पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? उनके दिमाग में यही गंदगी भरी रहती है कि कुछ भी आप देखते हैं कि हमारे समाज को बांटते रहिए, देश को तोड़ने की कोशिश करते रहिए। जुआ से परे मनोरंजन के लिए ताश खेलना कदाचार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने कहा कि सट्टेबाजी के उद्देश्य से हटकर ताश खेलना नैतिक अधमता नहीं है। इसने कर्नाटक की सरकारी समिति में पीड़ित के निर्वाचन को भी बहाल किया है। लाइबेरियन कंटेनर जहाज के चालक दल के सभी सदस्य बचाए गए। कोलकाता में 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते चिकित्सक गिरफ्तार हुआ है। गजब। पीएनबी ने रखा 16,000 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य, पंजाब नेशनल बैंक ने।
ये निष्क्रिय अकाउंट पर बैंक नहीं दिखा सकेंगे ढिलाई। आरबीआई ने इस तरह के खातों और उसमें जमा राशि के प्रयोग को नए नियम तैयार करने का लिया फैसला। नए नियम का मसौदा जारी कर आम जनता से मांगी रहा है इन खातों की लगातार करनी होगी निगरानी। 2 वर्षों तक ग्राहक की तरफ से लेन देन नहीं होने पर ही अकाउंट को निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है। 10.30 करोड़ बैंक अकाउंट है निष्क्रिय देश में। निष्क्रिय खातों के बावजूद मिलता रहेगा लाभ। गैर संचालित बैंक खातों में भी सामान्य तौर पर दिया जाता है रहेगा ब्याज। ऐसे बैंक खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने संबंधी नियम नहीं होंगे लागू। ऐसे खातों को फिर से चालू करने की कोई फीस नहीं लेंगे बैंक। निष्क्रिय खातों पर अलग से नजर रखना जरूरी है और खाता धारक की पहचान करने के लिए अलग से जांच कराएगा बैंक। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। हमारी केंद्रीय बैंक है ना, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ट्रिब्यूनलों के लिए केंद्रीकृत निगरानी तंत्र बनाए सरकार। सीआईसी ने कहा कि इससे मामलों की सुनवाई में एकरूपता और प्रदर्शन में आएगा सुधार। ये उद्योग संगठन की बात हो रही है। या आप देखते हैं 6 कंपनियों का पूंजीकरण 78,166 करोड़ रुपए घटा। एनएसडीएल का शुद्ध लाभ 4.77% बढ़ा। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। इस सप्ताह 4 आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाएगी 4 कंपनियां संयुक्त रूप से। 3,500 करोड़ रुपए जुटाएगी लीला पैलेस होटल चलाने वाली कंपनी। इस सप्ताह बोरान वेब्स और वेलराइज इंडस्ट्री के आईपीओ सूचीबद्ध होने की संभावना है। कैलेंडर वर्ष 2025 में अब तक केवल 12 आईपीओ हैं। बीते सप्ताह एफपीआई ने 4,784 करोड़ रुपए निकाले। अब तक एमएसपी पर 2.97 करोड़ टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है। दुबई में संपत्ति खरीदने में भारतीयों ने ब्रिटेन के नागरिकों को पछाड़ा। अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ भारत के लोगों की आय भी बढ़ी है। साथ ही देश से उच्च नेटवर्थ वाले लोग ही भी बढ़ रहे हैं। वैश्विक प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुबई में लग्जरी संपत्ति खरीदने में उच्च नेटवर्थ भारतीयों ने ब्रिटिश नागरिकों को पीछे छोड़ दिया। दुबई में संपत्ति खरीदने में सऊदी अरब के उच्च नेटवर्थ वाले शीर्ष पर हैं। इसके बाद भारतीय और ब्रिटिश नागरिकों का स्थान आता है। 4.57 करोड़ डॉलर है सऊदी अरब के लोगों का उच्च औसत बजट। 4.46 करोड़ डॉलर के बजट के साथ भारत दूसरे स्थान पर। 3 करोड़ डॉलर के ब्रिटेन के नागरिकों का उच्च औसत बजट है। 2.3 करोड़ डॉलर है न्यूनतम औसत बजट एशियाई नागरिकों का। 19.1% बढ़ा है दुबई में संपत्ति का मूल्य 2024 के दौरान। 1685 दिरहम प्रति वर्ग फीट रहा संपत्ति का औसत मूल्य पिछले वर्ष। मनीना क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। ये बंगाल सरकार ने 137 निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं पर लगाया प्रतिबंध। देख लीजिए, दवाओं की गुणवत्ता से भी समझौता कर लिया जाता है। बांग्लादेश के 2 चिकन नेक अधिक असुरक्षित है। हेमंत असम के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बयान पर किया पलटवार। ये आप देख लीजिए, बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आज़ाद हुआ था। आजकल हमारे रिश्ते इससे बड़े बुरे चल रहे हैं। प्रीति चिंटा ने आर्मी वाइफ्स वेलफेयर को दिया 1.10 करोड़ रुपए का दान। फिल्म अभिनेत्री है ना, उन्हीं की बात हो रही है। मरीज की मौत के आरोपित सर्जन निकले 12वीं कक्षा पास। गजब। कौसाम्बी में 2.5 मार पूर्व पैर की रॉड निकालने में गई थी बच्चे की जान। भैया देख लीजिए। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट को 4.3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ये 4 धाम यात्रा मार्ग की सुरक्षा को विकसित होगा एंटी ड्रोन सिस्टम। पहलगांव आतंकी हमले के बाद अब उत्तराखंड कर रहा है तैयारी। गृह विभाग ने पुलिस विभाग को विस्तृत प्रस्ताव देने के लिए निर्देश दिए हैं। बिहार में आलीशान मकान और कार फिर भी बन गया मनरेगा जॉब कार्ड। इसमें भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की बात हो रही है। इसमें भी खूब फर्जीवाड़ा होता है। आप समझ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए ये योजना लाई गई थी। हमारे देश में एक ये देखने को मिलता है, जिन लोगों को हकीकत में योजनाओं की जरूरत है उन्हें नहीं मिल पाती है। जिनकी जुगाड़ें रहती हैं उन्हें आसानी से मिल जाती हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। स्वदेश में उपेक्षित अमेरिकी विज्ञानियों का स्वागत करने के लिए दुनिया तैयार है।
शोध नवाचार फंड में कटौती के ट्रंप प्रशासन के फैसले से प्रभावित हुए विज्ञानी। इन वैज्ञानिकों की प्रतिभा का उपयोग करना चाहते दुनिया के कई देश, और विदेश में संभावना तलाश रहे अमेरिकी विद्वान भी। और यूनिस की बढ़ रही मुश्किलें, राजनीतिक दलों ने चुनावी रोड मैप के लिए बनाया दबाव, और शेख हसीना ने इस्तीफा देकर भारत आ चुकी थी ना, तब से आप देखिए कार्यकारी प्रमुख यही है। आप देखेंगे इजराइल ने गाजा की 77% भूमि का कब्जा किया हुआ है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये है इजराइल। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर। और इस समय खूब आप देखते हैं कि इजराइल और हमास में चल रहा है। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला, 13 मारे गए हैं। पाकिस्तान में तूफान और भारी बारिश से अभी तक 20 लोगों की मौत हो गई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। चीन की MSS दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मिलिट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी द यूरेशियन टाइम्स में CBS न्यूज सेगमेंट के हवाले से ने किया दावा, कहा एजेंटों में शिक्षाविदों, कारोबारियों, अधिकारियों को किया शामिल। इसमें महाराष्ट्र में 500 से अधिक शिक्षकों की फर्जी तरीके से हुई नियुक्ति। तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई का क्या तरीका रहेगा जब इस तरह के भर्ती शिक्षक होंगे। तो सालार्थ घोटाले की जांच कर रही SIT ने किया पर्दाफाश। जांच अब शिक्षा विभाग के उप निदेशालय के अलावा शिक्षकों पर केंद्रित है। मोनार्ड यूनिवर्सिटी ने 5 साल में करा डाली 2700 लोगों को PhD। फर्जी डिग्री थमाकर गुरुग्राम की प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए विदेश भेजे जा रहे थे युवा। स्नातक पास युवाओं को मास्टर डिग्री व B.Ed कराकर रखा यूनिवर्सिटी में रखा स्टाफ। गजब। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं, खिलाड़ियों की बातें होती हैं, खेल की बातें होती हैं, उनकी उपलब्धियों की बातें होती हैं, तो जरूर रखा करिएगा आप लोग यार। IPL की स्थापना 2007 में हुई थी। 2008 में पहला इसका संस्करण हुआ था। कुछ मैनी स्पेंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। चीन की दीवार नहीं लांघ सके किदाम्बी श्रीकांत भारतीय खिलाड़ी हैं। रोलान ये आप देखिए गैरो में 14 बार के चैंपियन नडाल को दी भावुक विदाई। किनबैन व सवालेंका की विजयी शुरुआत आप देखेंगे। अलकराज के लिए आसान नहीं होगा खिताब बचाना, ये सोमदेव कह रहे हैं। दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन की शुरुआत हो चुकी ना, तो उसी की बातें की जा रही हैं। बांग्लादेश ने तृणमूल नेता को 10,000 देकर चढ़वाया मतदाता सूची में नाम। गजब। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। इसरो ने पहली बार एक साथ लॉन्च किए 3 सैटेलाइट। इसरो ने 1999 में आज ही पहली बार एक साथ 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इनमें भारत, दक्षिण कोरिया, जर्मनी के एक सैटेलाइट थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस दौरान खुद श्रीहरिकोटा लॉन्च स्टेशन पर पहुंच गए थे और मौजूद थे। और देखिए इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुई संधि 1972 में आज ही सोवियत संघ और अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मकसद परमाणु मिसाइल के खिलाफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के विकास और तैनाती को रोकना था। यह 2 महाशक्तियों के बीच महत्वपूर्ण संधि थी। भारत में हरित क्रांति के पुरोधा माने जाते हैं पेरेलाल। कृषि विज्ञानी बेंजामिन पेरेपाल का जन्म 1906 में आज ही अविभाजित पंजाब के मुकुंदपुर में हुआ था और शुरुआती शिक्षा बर्मा में हासिल की और 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पौधों की अनुवांशिकी में PhD की और भारत लौटकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े। 1937 में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख हुए और 1965 में इसी परिषद के पहले निदेशक बने। अधिक उपज वाले मैक्सिकन गेहूं को भारत लाने में उनकी सक्रिय भूमिका रही। पाल को 1959 में पद्म श्री, 1968 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूरज की रोशनी बढ़ाती है प्रतिरोधक क्षमता। ऑकलैंड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध में सर्केडियन क्लॉक का महत्व आया सामने। सुबह रोशनी के समय इम्यून सेल्स न्यूट्रोफिल्स की प्रक्रिया रात के मुकाबले काफी अधिक थी।
मस्तिष्क को स्वस्थ तो हड्डियों को मजबूत रखता है प्रकाश। हाइट नहीं बनी बाधा, मंजिल तक पहुंचाए प्यार। गजब, देख रहे हो। वजन घटाने वाली दवाओं का मस्तिष्क पर प्रभाव का पता चला है, अनुसंधान कर रहा है। वाल्ट जी किंग की 200वीं जयंती पर अंतरिक्ष में गूंजेगा विलूट डेब्यू। ये वाल्ट किंग के नाम से मशहूर ऑस्ट्रेलियाई संगीतकार की बात हो रही है। कछुए का सिटी स्कैन। फ्लोरिडा के जूनो बीच पर 137 किलोग्राम के गर्भवती विशाल मादा कछुए नाव की टक्कर से घायल हो गई थी। इसे इलाज के लिए सिटी स्कैन की जरूरत थी, लेकिन वह मशीन की तुलना में बहुत बड़ी थी, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद घोड़ी की मशीनों में उसका स्कैन किया गया और जिससे पता चला कि उसमें कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से पढ़िए आप लोग, थोड़ी मेहनत करिए, समझ रहे हैं आप लोग। धन्यवाद।